हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और उसी उम्मीद के साथ मैं इसी बार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस के क्लासेस भी चलाएंगे इस क्लासेस पर, इस चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश की शुरुआत करने वाले हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इंग्लिश ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या चीज़ें होता है। तो स्पेशली क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी पढ़ना चाहें, ग्रामर की स्टार्टिंग है, यानी हम एक तरह से समझिए कि ग्रामर की 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, कि एकदम शून्य से। इंग्लिश में आप ई नहीं जानते हैं, इट्स डजंट मैटर। आप देखिए इस चैनल को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंत में जाने के बाद बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको। सबसे पहले हम जाएंगे कि इंग्लिश क्या है। हमें पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर, इसलिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इंग्लिश क्या है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश अगर देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज और कुछ नहीं है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। हम बोल दिए इंग्लिश एक भाषा है। अब भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या डायरेक्ट हम कोई भाषा सीख के आ जाते हैं? कि मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो कैसे बोल पा रहे हैं? अगर कोई बच्चा रोता है तो क्या उसका कोई अपना लैंग्वेज होता है? यानी भाषा की शुरुआत कहीं से न कहीं से देखा जाए तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं जिससे आवाज़ निकल रही है, साउंड आ रही है, तभी तो बोल पा रहे हैं। अगर हम आवाज़ नहीं निकाल पाते, यानी साउंड नहीं निकलता, तो बोलने में क्या होते हैं, असमर्थ होते बिल्कुल ही। तो लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हो जा रही है? साउंड से। साउंड यानी वही ध्वनि। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ध्वनि के बारे में, वॉइस, ठीक है। तो साउंड। अब केवल मात्र आवाज़ से तो हमारा लैंग्वेज बना नहीं है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है केवल आवाज़ से तो बन नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हम चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सेंस निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है? जब हम कुछ ऐड ऑन करते हैं तभी तो एक लैंग्वेज का रूप लेता है। अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में इंग्लिश लेटर्स को ऐड कर, यानी जो अपना आवाज़ है उसमें इंग्लिश लेटर्स को हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। अगर हिंदी बोलना है तो हिंदी के अक्षरों को उसमें हम जोड़ते हैं, तभी तो बोल पाते हैं। यानी इसमें हम जोड़ेंगे लेटर्स को, ठीक है। अब लेटर्स को जोड़ने से पहले लेटर को जोड़िए तो क्या बना, यानी इंग्लिश क्या है, हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लैंग्वेज इंग्लिश भाषा है और भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? साउंड से होती है, ध्वनि से होती है। अब उसमें हम ध्वनि केवल मात्र आवाज़ से ही क्या होती है, कोई भाषा लैंग्वेज नहीं बनता है। उसमें हमें अक्षरों को, यानी लेटर्स को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब हम अगर अक्षरों को इसमें जोड़ दिए तो क्या बना, लैंग्वेज बना, ठीक है। अब अक्षर में देखा जाए, हम सुनते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ अल्फ़ाबेट होगा, यानी जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख दें तो कौन सही होगा? यानी वर्णमाला या जो अल्फ़ाबेट लिखा है वो सही होगा कि अल्फ़ाबेट्स लिखा है वो सही होगा? हमें इस बात को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी उसमें इंग्लिश में देखा जाए तो 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें एस या मतलब एस लगा देते, प्लूरल बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट्स हो जाता है। नहीं, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट ही होता है। अब क्यों होता है, इसका स्पेसिफिक रीज़न है। आप लोग कभी पढ़े होंगे नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ नाउन हियर। तो नाउन क्या है कि देखा जाए तो नाउन, जिसको आप संज्ञा बोलते हो, नाउन में एक टर्म आता है, यानी नाउन के अगर उसके क्लासिफिकेशन किया जाए तो आप उसमें पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जहाँ पे कुछ ग्रुप्स रहे, यानी ग्रुप्स ऑफ समथिंग, ठीक है। समवन यानी लोगों का ग्रुप हो सकता है, कुछ वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बोले लाइब्रेरी,
तो लाइब्रेरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ बुक्स, ठीक है। क्लास बोला जाता है, क्लास मतलब क्या? कक्षा। तो ये क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो क्या देखते हैं आपकी कभी क्लास को क्लासेस लिखा जाता है, लाइब्रेरीज लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। और टीम, ठीक है, टीम हो गया, टीम्स नहीं लिखा जाता है, टीम लिखा जाता है। आप देखते हो आर्मीज, आर्मीज नहीं लिखा जाता है, आर्मी लिखा जाता है। तो ये सब क्या है? अपना कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए क्या हो रहा है? उसी प्रकार से अल्फ़ाबेट भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा अभी तक की बातें। अगर क्लिक कर रहा है तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। अपने अल्फ़ाबेट्स को देख रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेट को देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट में 26 अक्षरों को लिया गया है। ये तो नीट एंड क्लियर है, 26, ठीक है, लिख दे रहे हैं। अब 26 को थोड़ा सा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया वावेल और दूसरे को बोला गया कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट, जिसे आप हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं। ये मैटर नहीं करता आप किस बोर्ड से हैं, सीबीएसई, वेदर यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सीएससी बोर्ड है, सबके लिए टोटली इफेक्टिव वीडियो होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, समझिए, और जो भी क्वेरीज हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर हमें बताइए। यहाँ आप 100% सोल्यूशन इसका मिलेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं। तो जो वावेल होता है 5 होता है और कॉन्सोनेंट होता है 21 होता है। बहुत बेसिक बातें हैं, चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, सब कुछ बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन अभी देखिए इसको ध्यान से, आगे बढ़ेंगे। 0 लेवल से अगर स्टार्ट किए हैं तो एक हम एडवांस लेवल तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये वावेल होता है। और इसके अलावा जो भी बचता है बी, सी, डी और ऐसे ऐसे करके जेड तक जो भी बचता है वो क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। इसे स्वर और व्यंजन कहते हैं। इसे व्यंजन हो गया या स्वर हो गया। तो ये चीज़ें थी, ये हमारा क्या था? अल्फ़ाबेट था, लेटर्स था। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हो रही है? साउंड से। साउंड में केवल साउंड से नहीं हो रही है, साउंड में हम ऐड ऑन कर रहे हैं किसको? लेटर्स को। अगर अक्षरों को हम जोड़ रहे हैं तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी अक्षरों को जोड़ पा रहे हैं। इंग्लिश के अक्षरों को जोड़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज बन रहा है, हिंदी के अक्षरों को जोड़ रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज बन रहा है। तो अक्षरों को जोड़ दिए तो हमारा बन गया लैंग्वेज। अब अल्फ़ाबेट की बात की, अल्फ़ाबेट्स न कर कर उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है, ठीक है। राइट प्रोनाउंसिएशन यही है इसका। और उसके बाद हमने देखा इसके प्रकार, यानी 2 प्रकार से बांटा गया, कुछ वावेल्स कुछ कॉन्सोनेंट में। 5 वावेल हो जाते हैं, 21 कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसको बोलेंगे हम वर्ड, ठीक है। इसको हम, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक है वर्ड। वर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द, यानी शब्द क्या है। अभी हम बात किए थे लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, और बात कर रहे थे कि लेटर्स क्या होते हैं, साउंड क्या होता है, सब कुछ बताएं कि लैंग्वेज कहाँ से स्टार्टअप होता है उसका। अभी देखिए वर्ड क्या होता है। कुछ हम अक्षरों को देखे थे, यानी अल्फ़ाबेट को देखे थे, उसमें वावेल था और कॉन्सोनेंट था। अब उन्हीं वावेल और कॉन्सोनेंट को मिला के हम वर्ड बनाएंगे, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हम लिखते हैं, यानी अगर वर्ड की डेफिनेशन लिखा जाए, ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक बात मैं एक यहाँ पे चीज़ें नया इंक्लूड कर रहा हूँ, और ग्रुप ऑफ लेटर्स साथ साथ में आर, अथवा, आर का मतलब होता है अथवा, अ लेटर, अ लेटर which makes a complete sense, which makes a complete sense, यानी शब्द अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ मीनिंग्स लिखूँ, जैसे लिख दिया हूँ CAT, ये क्या है? अक्षर है, जिसमें हम लिखे हैं 2 कंसोनेंट को और 1 वावेल को, यानी कंसोनेंट और वावेल। देखा जाए इस जितनी भी हमारे डिक्शनरी हैं या जो भी इंग्लिश वर्ड है,
मोस्टली देखा जाता है तो सब हर एक डिक्शनरी में या हर एक वर्ड में अल्फ़ाबेट के जो दोनों पहलू होते हैं कंसोनेंट और वावेल, कंसोनेंट और वावल को ही मिला के बनाया जाता है। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है केवल कंसोनेंट हो या केवल वावेल हो। कुछ होते हैं ऐसे शब्द, जैसे मान लीजिए जो सिंगल वर्ड में बनते हैं, सिंगल लेटर्स में बनते हैं, वो केवल ऐसा हो सकता है कि एक केवल कंसोनेंट क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, वर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए CAT कैट, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। हमें भली भांति इससे हम परिचित हैं। कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। अगर हम इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं, अच्छे तरीके से हम जान पा रहे हैं कि क्या है, यह बिल्ली है, कैट का मतलब बिल्ली है, तो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। अगर यही हम इसको ऐसे लिख दें TAC, अब TAC का हम देख रहे हैं कुछ हमें मीनिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है, मीनिंग क्लियर नहीं है। अगर मीनिंग क्लियर नहीं है, हम इसे पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में, इसकी रियलिटी क्या है, तो हम इसे वर्ड नहीं कह सकते। किसी भी दशा में इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। तो ये होती है वर्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मैंने यहाँ दो चीज़ों को क्लियर किया है, और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दो लाइन को क्लियर कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है जिसको मैं लिखा हूँ अ लेटर। अ लेटर लिखने का मतलब मेरा क्या है, मैंने क्यों लिखा है इसे, इसको देखिए। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है, 100% श्योर एंड सर्टेन है कि सही है। अब देखिए मैं अगर कहूँ दूँ कि ए लेटर, केवल एक अक्षर क्या शब्द हो सकता है, हाँ हो सकता है। और कैसे होगा, अभी आपने सुना होगा आई का मतलब क्या है, मैं। अगर मैं इसको एक सेंटेंस में पूरी तरह से लिखूं, आई एम अ टीचर, तो आई का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे आई का मतलब निकल रहा है मैं। जब आई को हम आई न पढ़कर मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यह एक वर्ड है, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ आई, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, आई इज अ पार्ट ऑफ वावेल, मैं इस तरह से लिख दूँ आई इज अ पार्ट ऑफ वावेल, तो आई को आई पढ़ रहा हूँ, आई को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि आई को आई पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं कि यह क्या है, एक लेटर है। आई होप ये अभी तक क्लिक कर रहा है बातें कि आई को जब हम आई पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा, और आई को जब मैं कहलाऊंगा मैं पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। इसी तरह से अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अ यानी ए क्या है, ए भी एक क्या है, वर्ड की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं, अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई एम अ टीचर, ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिख दिया और एक एग्जांपल इसके नीचे लिख रहा हूँ, ए इज अ पार्ट ऑफ वावेल, ये भी तो एक वावेल का ही पार्ट है, बात सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए का मतलब क्या है, मैं एक अध्यापक हूँ, इसका पूरा मीनिंग क्या है, मैं एक अध्यापक हूँ, तो ए का मीनिंग ए निकल रहा है न कि ए। और यहाँ जो ए है, ए को हम केवल ए पढ़ रहे हैं, यानी ए जो है वावेल का एक पार्ट है या अल्फ़ाबेट का पार्ट है। तो ए को जब हम ए पढ़ेंगे तो लेटर कहलाएगा, और ए को जब हम एक बोलेंगे, यहाँ सेंस क्या है, ए का मतलब एक, तो जब ए को एक बोलेंगे तो यहाँ पे क्या निकलने वाला सेंस है, एक हो जाएगा वर्ड। अभी तक उम्मीद कर रहा हूँ सही है, समझ में आ रहा है चीज़ें। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, ठीक है। अभी हमने वर्ड को देखा, अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है सेंटेंस, यानी जिस तरह से हम लेटर्स को मिला के वर्ड बना रहे थे उसी प्रकार से हम वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो हम हेडिंग यहाँ लगा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, और वर्ड का हिंदी क्या होता था, शब्द होता था। अभी देखो कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड, तो हम यहाँ ग्रुप ऑफ लेटर को न लिखकर ग्रुप ऑफ वर्ड को लिख रहे हैं, यानी हम लिख रहे हैं अ
ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें एक बात और मेंशन किया था, अ लेटर। तो ऐसे ही मैं यहाँ एक बात और मेंशन कर रहा हूँ, अ वर्ड, वर्ड्स नहीं, अ वर्ड, ठीक है, यानी एक शब्द, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, राम हैज अ कार। मैंने बोल दिया राम हैज अ कार। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही नीट एंड क्लियर तरीके से कि इसमें 4 वर्ड हैं। 4 वर्डों को एक साथ मर्ज किया गया है, एक साथ कंपाइल किया गया है, और चारों वर्डों को मिलाकर एक लास्ट में हम फुल स्टॉप दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप दे रहे हैं और इन चारों वर्डों को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। और इसे हम सेंटेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ हमें क्या है, पूरी तरह से पता है कि राम के पास एक कार है। इसका अर्थ हमें अच्छी तरीके से पता है कि राम के पास एक कार है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक सेंटेंस है। अगर यहीं पर मैं ऐसा लिख दूं, अ राम कार हैज, इसका अर्थ नहीं निकलने वाला है, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से डिसऑर्डर है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं कह सकते हैं, शब्द नहीं कहेंगे किसी भी दशा में। तो अगर शब्द जान चुके हैं तो बढ़िया है, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करके देखिएगा आप लोग। क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। और जैसे मैंने उसमें अ लेटर को मेंशन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे अ वर्ड को मेंशन किया हूँ। अ वर्ड का क्या सेंस है, जिस तरह से मैं बताया था कि आई और ए को हम, यानी जो सिंगल लेटर था, उसको एज अ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ सिंगल वर्ड्स होते हैं, यानी जो शब्द होते हैं, उनको हम एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो एज अ सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, आप अभी अगले वीडियो में यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो उसमें एक आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे आप आज्ञासूचक वाक्य भी कह सकते हो। तो उसमें आता है ऑर्डर, कमांड बेसिकली, और रिक्वेस्ट आता है, सजेशन आता है, एडवाइस आता है। तो उसमें देखा जाता है, अगर मैं लेट सपोज आपके पास कोई बगल में कोई बैठा हुआ है, तो आप उसे जाने के लिए कमांड दोगे कि जाओ, तो क्या बोलोगे, गो। तो गो का मतलब यहाँ जाना नहीं है, गो का मतलब यहाँ हो गया जाओ या जाइए। ठीक है, तो गो का मतलब हो गया जाइए। तो यहाँ जो गो है, गो बोलने के बाद वो लड़का है या जो आपके बगल में बैठे हैं, वो उठ के चले जाएंगे। तो इससे पूरी तरह से क्लियर है कि वह एक सेंटेंस का काम कर रहा है, यानी उसको उसका जो अर्थ है पूरी तरह से पता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा है या कुछ दूरी पर बैठा है, तो आप बोलने वाले हैं कम बोल दिए। तो कम बोलने से क्या होगा, वह चला आएगा। यानी कम का मतलब ऐसा नहीं है कि आइए, कम का मतलब ऐसा नहीं है कि आओ, मतलब आना नहीं है, कम का मतलब हो गया आइए, यानी ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव हो गया। तो यहाँ पर इसके साथ मैं लिख सकता हूँ कम, गो, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी रिलेशन में गए हैं, आप बैठे हैं, आपके सामने कुछ आ गया, बिस्किट नमकीन खाते ही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब आ जाता है तो कोई बोलता है टेक। अगर इंग्लिश बोलने वाला रहेगा तो कहेगा टेक, या टेक इट कह सकता है। तो टेक बोलेगा तो टेक का सेंस क्या है, आप ऐसा नहीं बोलेगा प्लीज़ हैव इट, या कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर टेक बोल देता है तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, आपका सेंस वही कहेगा कि इसका मतलब कह रहे हैं कि आप खाइए, तो आप खा सकते हैं। तो टेक भी क्या हो जाएगा, एज अ हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो यही है बातें, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे थे, तो शब्दों का समूह होना चाहिए इन अ राइट ऑर्डर, ठीक है, जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो। और अगर बात किया जाता है ए वर्ड की, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम एज अ इम्परेटिव यूज करते हैं, सिंगल वर्ड होते हैं, उनको भी हम एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो अभी तक यही था सेंटेंस का। अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमारा अगला पार्ट है पार्ट ऑफ सेंटेंस।
यानी सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार नहीं कह सकते, सेंटेंस के भाग कह सकते हैं इसे हम, यानी सेंटेंस को किस प्रकार से बांटा गया है। तो सेंटेंस को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। अगर सेंटेंस की बात करें तो अगर हम लिख दें, सबसे पहले अगर इसको हम बांट करें तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले को बोला जाता है सब्जेक्ट और दूसरे को बोला जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चीज़ें होता है अभी हमें थोड़ा सा क्लियर करना होगा। अगर मान लीजिए हिंदी इसका उद्देय और विधेय होता है, हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा। और बात कर रहे हैं अगर हम तो देख रहे हैं, अगर लिखें यहाँ पे जो एग्जाम्पल में लिखा था वही लिख दे रहा हूँ, राम हैज़ अ कार। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी किसके पास कार है? राम के पास कार है। यानी जिसके पास जो चीज़ें हैं, या मान लीजिए अगर कोई ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें कुछ एक्शन होता है, नो एक्शन वाला सेंटेंस है। अगर मैं लिख दूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ से और यहाँ तक, यानी इसको बोला जाएगा सब्जेक्ट और इसको बोला जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाएगा प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाता है उसको हम देखना पड़ेगा। सबसे पहले मेजर हमारा प्रायोरिटी किसको देना होगा? हु को। अगर मान लीजिए हमें सब्जेक्ट पता लगाना है तो हु से क्वेश्चन करना होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं इसको क्वेश्चन करूँ कि हु इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, हमें आंसर क्या मिल रहा है? कौन स्कूल जा रहा है? वह स्कूल जा रहा है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। अगर हु से क्वेश्चन करने में जो आंसर मिलता है उसी को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। मान लीजिए वो किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और वह के अलावा जो भी पार्ट्स बचता है वो सभी के सभी क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए होंगे। इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर हम एक पूरी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट क्या चीज़ें हैं, प्रेडिकेट क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्लासिफाई करेंगे, यानी कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, यानी सब्जेक्ट क्या क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा जा सकता है और प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। लेकिन इसके जस्ट बाद वाला वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार कितने हैं, यानी जो आप पढ़ते हो कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, तो जितने भी हैं इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्या क्या चीज़ें होते हैं और कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे बांटा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेरी हो, जहाँ कहीं भी समस्या हो आपको, आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा हर तरह से कांटेक्ट नंबर है या कुछ भी है, जिस तरह से आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।